Assalamu alaikum dear students, this is Sir Mohsin. I welcome you with another lecture. In this lecture I am going to teach you chapter 16, The Road to Independence. As you know that you have got your book, so for your better understanding I am going to translate this lesson so you will understand very easily. Okay, so let's get started. पहली जो जंग अज़ीम हुई थी 1914 से लेकर 1918 तक पहली जंग अज़ीम हुई थी और इंडिया की बहुत बड़ी तादाद ने बहुत बड़ी फ़ौजों की तादाद ने उसमें हिस्सा लिया था, ख़ास तौर पर मेसोपोटामिया में, जो कि आज कल का जो कहलाता है वो इराक़ कहलाता है। वेयर द मुस्लिम, जहाँ पर मुसलमान की सोल्जर्स की बात है, वो भी लड़े थे अपने मुस्लिम तुर्क के ख़िलाफ़, यानी वो भी अपने दोस्त के ख़िलाफ़ यानी मुसलमानों के ख़िलाफ़ तुर्क के ख़िलाफ़ लड़े थे। इंडियन सोल्जर्स भी शामिल थे उसमें, मुसलमान सोल्जर्स भी शामिल थे। लेकिन क्या हुआ था, मुसलमान जो है वो दोनों तरफ बहुत ज़्यादा अमवात हुई थी और बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव किया जाने लगा फिर उनके साथ तुर्किश आर्मी ने, ठीक है, एंड वेरी ब्रूटल ट्रीटमेंट एट द हैंड्स ऑफ तुर्किश आर्मी। और उन सब के साथ जो है बहुत बुरा बर्ताव हुआ जिन्होंने लड़ाई की थी तुर्किश के साथ। तुर्किश ने फिर उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। फिर क्या हुआ, उनको रिवॉर्ड देने के लिए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने, जो कि लॉयड जॉर्ज थे, उन्होंने इंडिया से वादा किया कि वो हमारे साथ लड़े थे लड़ाई में, तो हम क्या करेंगे, इंडिया की एक सेल्फ गवर्नमेंट बना देंगे इस जंग के बाद। लेकिन ऐसा इन्होंने ये नहीं कहा कि वो कब करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ, मोहम्मद अली जिन्ना, फिर जो है वो क्या हुआ था, वो लीडिंग मुस्लिम फिगर थे वो। अब वो जो है मुसलमानों के लीडिंग फिगर बन गए थे और पहले से वो मेंबर थे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के और उन्होंने ज्वाइन कर ली थी मुस्लिम लीग 1913 में। फिर वो क्या हुआ, वो प्रेसिडेंट रहे उसके 3 साल तक। बाद में वो क्या थे, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे यूनाइटेड सब कॉन्टिनेंट के, यानी कि पूरे बर आज़म के। वो चाहते थे कि बर आज़म एक हो जाए और उन्होंने कोशिश की कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक साथ काम करने की, कि वो दोनों एक साथ मिलकर काम करें और इसको इख्तिताम तक पहुँचाएँ, यानी आज़ादी हासिल करना है। लखनऊ में 1916 में वो एक मुआहदे पर पहुँचे कांग्रेस के साथ कि वो कोऑपरेट करें। और क्या हुआ कि वो चाहते थे कि इलेक्टोरेट्स, यानी कि वो साथ साथ अलग अलग वोट दें, अलग अलग वोटिंग सिस्टम हो, मुसलमानों के लिए भी हो और हिंदुओं के लिए भी हो, ठीक है। और जो कि फ्यूचर में एक गवर्नमेंट बनाई जाए जो कि यूनाइटेड इंडिया के नाम से हो, यूनाइटेड इंडिया बना दी जाए एक। और इस वक्त लास्ट नीचे देखिएगा, नीचे तस्वीर के नीचे, पिक्चर के नीचे देखें। और इस वक्त क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी, वो क्या थे, डोमिनेट इंडियन पॉलिटिक्स थे, यानी कि उनकी जो डोमिनेशन थी बहुत ज़्यादा, उनका रूब और असर था सियासत में, जब तक कि वो अलग ना हो गए इंडिया और पाकिस्तान। और वो जो है वो इंडिया को लीड करने लगे, ठीक है, यानी वो है इंडिया को, मींस के वो हिंदू को लीड करते थे। गांधी जो है हिंदूज़ को लीड करते थे और हमारी तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल ये लीड करते थे। नेक्स्ट पेज, द मोंटेज चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ये मोंटेज चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स क्या है, ये क्या इस्लाहात है, क्या चेंजिंग आई थी, इन्होंने क्या अपनी तब्दीलियाँ की गई थी। ये रिफॉर्म्स हुई थी 1921 में, जो कि जानी जाती थी तीसरा मेजर स्टेप था ये आज़ादी की जानिब। और इनके क्या उन्होंने प्रपोज़ किया था, क्या पेशकश की थी, बहुत बड़ी मेजर्स जो उनकी प्रपोज़ल थी। पहला क्या था पॉइंट, कि सेंट्रल असम्बली जो है वो तरतीब दी जाएगी इंडिया के लिए, जिसमें कितने 144 मेंबर होंगे और 103 जो होंगे वो इलेक्ट की जाएगी लोगों के ज़रिए, यानी वोटिंग के ज़रिए। और असम्बली जो है वो लॉ बना सकेगी अपनी, वो लॉ बना सकती थी। और उस जो वॉइस रॉय था वो भी किसी ख़ास सरकमस्टांसिस में, यानी ख़ास सूरत हाल में वो वीटो कर सकता था, यानी इन लोगों को पाबंद कर सकता था, फॉरबिड देम। और जो जितने प्रोविंसेस हैं, नंबर थर्ड पॉइंट, जितने जो प्रोविंसेस हैं वो क्या होंगे, इलेक्टेड असम्बलीज करेंगी, वो रन करेंगी पूरे हेल्थ सिस्टम को, लोकल गवर्नमेंट को, एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्ट को, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, पुलिस एंड द बजट, यानी इन तमाम सिस्टम को क्या था वो देखेंगी। और क्या होगा, और जो बजट होगा वो जो है वो उसके ज़िम्मेदार वॉइसरॉय होंगे और काउंसिल होगी। ये जो है उनका रिफॉर्म्स उन्होंने बनाया। और चौथा पॉइंट क्या है इसका, there were to be 2 or 3 Indian members of the Viceroy's close inner cabinet, और दो या तो 3 जो है मेंबर होंगे इंडिया के जो वॉइसरॉय के क्लोज इनर कैबिनेट के साथ होंगे। कांग्रेस ने ये प्रपोज़ल क्या किया, रिजेक्ट कर दिया
और फ्यूचर बैटल लाइन्स खींच दी, यानी कि आने वाले वक्त में उन्होंने ये रिजेक्ट करके एक जंग की एक लाइन खींच दी। ऐसा लगता था कि अब जंग जो है वो उसकी लकीर खींच दी गई है। और जो कुछ थे जो मॉडरेट थे, जो कि इस्लाह करना चाहते थे, ऐसा लीडर था उनका गोखेले। गोखेल क्या था, उन्होंने वो चाहते थे कि मुसलमान के साथ काम करें, मुसलमानों के साथ मिलकर काम करें। वो पहले ही मर चुके थे। बाद में एक्सट्रीमिस्ट यानी बहुत ज़्यादा शिद्दत पसंद था हिंदू, उसका नाम था तिलक। उन्होंने क्या डिमांड की कि टोटल हिंदू की सुप्रेमेसी हो, यानी कि तमाम बाला बस्ती जो है, बाला दस्ती जो सिर्फ हिंदू की हो, हिंदू ही हुक्मरानी करें। वो उनका जो नेक्स्ट लीडर था तिलक। और नेक्स्ट पैराग्राफ, कांग्रेस की जो दूसरी साइड थी वो गांधी, नेहरू और तिलक थे दूसरी साइड पर। और मुसलमानों की साइड पर कौन कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल। मिस्टर जिन्ना, उनको जो है उम्मीद थी कि वो दो साइड्स को एक साथ काम करने के लिए ले आएंगे, राज़ी कर लेंगे। उन्होंने दोनों से इल्तिजा करी, अपील करी, प्लीट करी, उनको मनाने की कोशिश करी। और फिर क्या हुआ, 1929 की कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, कोशिश करी उन्होंने कि वो उनको एक साथ यूनाइट कर दें। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, उसको रिजेक्ट कर दिया उस कॉन्फ्रेंस में। वो चाहते थे कि मुकम्मल जो हमारे पावर हो वो सिर्फ हिंदूज़ के लिए हो, वो ये चाहते थे। नेक्स्ट हेडिंग है द 14 पॉइंट्स, 14 नुकात कायद आज़म के, जो बहुत अहम नुकात थे पूरी हिस्ट्री में आज तक, जो है वो बहुत अहम नुकात माने जाते हैं। ठीक है, एट द मीटिंग ऑफ द मुस्लिम लीग की मीटिंग में 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा कि ये 14 पॉइंट्स जो है वो बहुत अहम है मुसलमानों के लिए आने वाले फ्यूचर की में, कि अगर गवर्नमेंट में इंडिया में अगर गवर्नमेंट बनती है तो मुसलमानों के लिए ये 14 नुकात बहुत अहम है। और ये इनमें से कुछ पॉइंट्स जो है यहाँ पर बयान किए गए हैं, 4 पॉइंट जैसे कि आप देख सकते हैं। इंडिया का जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगी, वो क्या होनी चाहिए, एक फेडरल वन होनी चाहिए, यानी फेडरल वफाक होनी चाहिए। और जो सेंट्रल असम्बली होगी वो तमाम इश्यूज़ के लिए होगी, जो कि अफेक्ट करेगी सब कॉन्टिनेंट पर। और प्रोविंशियल असम्बलीज़ जो है, और जो प्रोविंशियल असम्बलीज़ हैं वो भी क्या होगी, रीजनल अफेयर्स के मामला देखेगी। ये इनका पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या था कि सेपरेट इलेक्टोरल रोल्स होना चाहिए तमाम माइनॉरिटीज़ के लिए, यानी कि अलग अलग वोट देने का सिस्टम हो माइनॉरिटीज़ के लिए भी, और मुसलमानों के लिए भी कम से कम 1/4 जो है सीट होनी चाहिए सेंट्रल असम्बली में, मरकज़ में। और तीसरा पॉइंट इसका क्या है कि तमाम मज़ाहिब के लोगों को आज़ादी हो, तमाम एजुकेशन की हो आज़ादी, ज़बान वालों को तमाम ज़बान पर आज़ादी हो, कस्टम्स हो, यानी हर चीज़ की आज़ादी हो लोगों के लिए कि अपनी मज़हब को आसानी से और फॉलो कर सकें, तालीम हासिल कर सकें, ठीक है, अपनी ज़बान सीख सकें, अपने कस्टम्स को जारी रख सकें, हर चीज़ के लिए बालादस्ती हो। नेक्स्ट क्या बोला, मुस्लिम्स और जो माइनॉरिटीज़ हैं कम से कम उनको जो है उनका फेयर शेयर मिले तमाम सीनियर ऑफिसेज़ में। तमाम जितनी भी ऑफिसेज़ हैं उनको सबको माइनॉरिटीज़ को भी हिस्सा मिलना चाहिए। सेंट्रल में भी उनको जॉब मिले, काम मिले, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में भी उनको काम मिले। ठीक है, ये इनके कुछ पॉइंट्स थे। फिर क्या हुआ, मिस्टर जिन्ना ने ये सजेशन जब दी तो नई बाउंड्रीज़ के लिए, यानी प्रोविंसेस की नई बाउंड्रीज़ के लिए, जो प्रोविंसेस बनने जा रहे थे जो आने वाले वक्त में, कि वो काफ़ी हद तक जो है क्लोजली थे, कि वो रिलीजियस एरियाज़ जो हैं वहाँ पर जो है ख़ास तौर पर तमाम लोग अपने मज़हब के साथ अपना कर काम कर सकें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो फिर भी पुरुमीद थे, पुरज़म थे कि इंडिया को वो यूनाइट कर देंगे। ठीक है, जब इंडिया आज़ादी हासिल कर लेगा बरतानिया से, तो वो एक कर देंगे, लेकिन वो उनकी एक सोच थी मोहम्मद अली जिन्ना की। और दूसरी जानिब 1930 में मोहम्मद इकबाल एक मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस इलाहाबाद में, उन्होंने इशारा दिया, बड़े ही ज़ोर देते हुए उन्होंने इशारा किया कि मुस्लिम रियासत एक अलग होना चाहिए। ठीक है, ये इम्कान है कि मुस्लिम रियासत बन सके। उन्होंने जब ये बात कही कि ये बेहतर होगा कि हर कोई जो है वो, अगर नॉर्थ वेस्ट सब कॉन्टिनेंट बना दिया जाए मुकम्मल तौर पर मुसलमानों के लिए, तो ये सेल्फ गवर्नमेंट स्टेट होगी। ठीक है, ये उन्होंने एक हिंट दी थी। अगरचे वो इंडिया के, जब तक के वो इंडिया एक आज़ादी हासिल नहीं कर लेता, तब तक जो है ये उन्होंने पॉइंट दिया कि एक अलग जो है मुस्लिम रियासत होनी चाहिए मुसलमानों के लिए। और जो बाउंड्रीज़ थी उन्होंने सजेस्ट करी, जो उनका जो आइडिया था, वेज आइडिया था इस्लामिक स्टेट के लिए, वो क्या हुआ आज के दिन में, वो प्रेजेंट डे में क्या है वो सही साबित हुआ है। उन्होंने जो
इलाहाबाद स्पीच में कहा था कि अलग रियासत होनी चाहिए। आज वो क्या है, प्रेजेंट डे में हमारा पाकिस्तान बन चुका है, यानी उनके जो ख्याल था वो दुरुस्त साबित हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है लंदन में बनाई, तरतीब दी 1930 से 1932 में। ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि मामले को सॉर्ट आउट करते हैं, हल निकालते हैं इसका। पहली जो थी, पहली जो मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें मिस्टर गांधी ने अटेंड नहीं किया उन्होंने, लेकिन मिस्टर जिन्ना ने वो अटेंड किया था। और स्टेट के जो केस था मुसलमानों का, लोगों का मुसलमानों का उनका सामने रखा उस कॉन्फ्रेंस के अंदर। और जो सेकंड जो कॉन्फ्रेंस थी 1932 में हुई, मिस्टर गांधी उसमें आए, लेकिन उन्होंने फिर वही डिमांड अपनी रिपीट करी कि हिंदू मेजॉरिटी को हुकूमत होनी चाहिए। और तीसरी जो कॉन्फ्रेंस थी वो हुई तो सही, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुई। उसमें कोई लीडर नहीं आया, किसी लीडर ने उसमें अटेंड नहीं किया उस कॉन्फ्रेंस को। और 1932 में बरतानिया की हुकूमत ने इशू कर दिया कि वो एक अवार्ड सेरेमनी बनाए किनके लिए, जिससे कहा गया कि मुसलमानों को भी एक चौथाई सीट मिलेगी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है। और परसेंटेज जो सीट्स हैं प्रोविंशियल असेंबली में भी उनको उसके मुताबिक मुसलमानों के हिस्से के मुताबिक दी जाएगी, उनकी आबादी के हिसाब से। ठीक है। और हिंदू जो है इस बात से क्या हो गए थे, बड़े गुस्से में आ गए थे, और लगता था कि ये जो है एक मॉडरेट जो है, एतदाल पसंद, एक एतदाल है, दरमियाना फ़ैसला है, अच्छा फ़ैसला है, फेयर डिसीजन है, लेकिन वो रिजेक्ट कर दिया उन्होंने उस प्रपोज़ल को उसी वक्त इंडियन ने। ठीक है। इंडियन का जो है लीग थी उनकी। और फिर क्या हुआ, फसाद जो है वहाँ पर बर्पा हो गए, तशद्दुद फैल गया पूरे बर्रे आज़म में, पूरे सब कॉन्टिनेंट में, पूरे बर्रे सगीर में, सॉरी। और गांधी जो क्या था, गांधी ने जो है वो भूख हड़ताल कर दी एक तरह से, कि वो अपने आप को जब तक के मर ना जाए, वो इस तरह उन्होंने अपने आप को कर लिया था, जब तक के अवार्ड जो है वो कैन चेंज ना हो गया, तब्दील नहीं हो गया। ठीक है। वो अपने आप को भूख हड़ताल तक लेकर चले गए थे, अगरचे वो ये कर चुके थे। ठीक है। अगरचे वो वैसा ना करते मीन्स, तो क्या होता, एक रेवोल्यूशन जो है इंडिया में बहुत बुरा बर्पा हो जाता। और ये भी कोई बात ढकी छुपी नहीं है कि हज़ारों मुसलमान को जिंदा यानी कि ज़िबा कर दिया जाता, अगर वो चेंज नहीं करते उस वक्त तो ठीक है। गांधी जो है वो फिर वो भूख हड़ताल पर बैठ गए थे, उन्होंने फिर चेंज करवाया था ये रूल। नेक्स्ट हेडिंग है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जैसा कि पार्टीज़ का झगड़ा जो चलता रहा, जो साइड बाय साइड, फिर उनको एक दूसरे को रास्ते देने के लिए बरतानिया ने क्या किया, फैसला किया है। इसका हल निकालने के लिए बरतानिया ने सोचा कि लड़ते रहते हैं ये आपस में, तो क्यों ना इसका एक हल निकाला जाए, जिसका क्या होगा, बेसिस इंडिपेंड जो उसकी होगी, इसकी बुनियाद क्या होगी, इंडिया की आज़ादी होगी। और ये क्या था एक्ट, इंडियन एक्ट के नाम से उन्होंने फिर जो है इसको तरतीब दिया, जो कि 1935 में ये पास हुआ था ये रूल। और इसके क्या कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स थे, वो ये रहे। नंबर 1 कि इंडिया जो है इंडिया को सेल्फ गवर्निंग डोमिनियन बनाया जाएगा, जितना जल्दी मुमकिन हो सके उसको ये बनाया जाए जल्दी से। दूसरा पॉइंट क्या इसका था कि फेडरल सिस्टम होगा इसका, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरे सब कॉन्टिनेंट को चलाएगी अपने प्रोविंशियल असम्बलीज़ के लिए, और डिफरेंट रिलीजन्स के लिए काम करेंगी वो। नंबर 3 पॉइंट के 11 प्रोविंसेस बनाए जाएंगे, जिसके साथ क्या हो, सिंध होगा, बॉम्बे और उड़ीसा, वो अलग अलग प्रोविंसेस जो है वो बनाए जाएंगे सेपरेट इस तरह। और मिनिस्ट्रीज़ जो होगी वो वॉइसरॉय के कैबिनेट के साथ होगी। और रेल पावर हाउस क्या होगा, वो गवर्नमेंट का होगा, जिसमें तमाम जिम्मेदारी जो है वो इलेक्ट की जाएगी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो इलेक्ट की जाएगी, वही रिस्पॉन्सिबल होगी वॉइसरॉय के साथ जो काम करेंगे। नंबर 5, और डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स के अलावा हर मामला जो है वो प्रोविंशियल असेंबलीज देखेगी, सिर्फ 2 मामला के अलावा, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स के अलावा। नंबर 6, और जो फुल डोमिनेंट स्टेटस जो होगा, वो पावर जो होगी वो लोगों के हाथ में होगी, यानी बड़े सगीर की लोगों के हाथों में, कि वो वोट करेंगे, वो लोगों को अपने मुंतखब कर कर लोगों को लेकर आएंगे अपनी असम्बलीज़ में। ठीक है। नियर फ्यूचर में जो लोग आएंगे। और ये सोल्यूशन जो है, जिसने किसी को खुश नहीं किया, ये सोल्यूशन जब उन्होंने बरतानिया ने सोचा, मुसलमानों का यकीन था कि वो
काफ़ी हद तक वो जो है वो ठीक जा रहे हैं। और उन्होंने ये सोच लिया था कि हमेशा उनको माइनॉरिटीज़ में रखा जाएगा, यानी कि कम तादाद में रखा जाएगा। 590 जो प्रिंसेस थे, उन्होंने ये डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स को पसंद नहीं किया। हिंदू ने भी इसे डिसलाइक किया। उन हिंदुओं ने क्या किया, बल्कि हिंदुओं ने प्रिंसेस को डिसलाइक किया, जो कि मेजोरिटी में थे। अपर हाउस यानी कि बड़े बड़े जो मुगलिया दौर में थे, जो मुगल्स थे, बादशाह थे, उनको वो हिंदुओं ने फिर डिसलाइक करना शुरू कर दिया। और फिर क्या हुआ, वो फिर एक नागुज़ीर जो है डिस्टर्बेंस पैदा हो गई, फसाद पैदा हो गए, और वॉयलेंट जो है बढ़ावा हो गया पूरे गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, बरतानिया की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। ठीक है, तो ये रहा आज का चैप्टर, एंड हो गया। आपके ये क्वेश्चन आंसर है, यू हैव टू फाइंड आउट इन योर बुक। आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।